हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय गुरुजी में। और आज के इस वीडियो में दो चरों का रैखिक समीकरण इस अध्याय पर चर्चा करेंगे। पूरे अध्याय पर हम जानेंगे कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, उसके हल करने की विधियां क्या है और उससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें। तो अभी तक आपने कक्षा 9 तक या इससे पहले कुछ इस तरह के समीकरण हल करके देखे होंगे, जैसे x + 3 = 10 समीकरण हल कीजिए, इस प्रकार से होता है। या x + 5 = 3 + 2x, इस तरह के समीकरण का हल करना आपने सीखा होगा। तो इस तरह के समीकरणों में आप देखेंगे कि अज्ञात राशि यहाँ पर x जो होती है वो या चर जो है उसमें एक ही होता है, और इस तरह के समीकरण में चर की जो घात है वो एक है। तो ऐसे ही हमें कुछ समीकरणों की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हमको दो चरों की ज़रूरत पड़ती है, और उस तरह के समीकरणों को हम दो चरों वाले समीकरण कहते हैं। और रैखिक समीकरण का मतलब है कि उसमें चर की जो घात होती है वो एक ही होती है। जैसे एक समीकरण लेता हूँ मैं, x + y = 1 और x + 2y = 3। तो इस समीकरण में हम देखेंगे कि ये जो है एक जोड़ी में है। तो ये जो समीकरण जोड़ी में आता है इसलिए इसको युगपत समीकरण भी कहते हैं। और यहाँ पर देखिए चर है x और y, दो चर हैं और उनकी घात भी एक ही है। तो इस तरह की जो समीकरण है जिसमें दो चर होता है और घात एक होती है, चरों की घात एक होती है, तो इस समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। और ये एक जोड़ी में ही आता है इसलिए इसको युगपत समीकरण कहते हैं। समीकरण बनाना तो हमने कुछ उदाहरण लिए हैं और उससे हम समीकरण बनाकर देखते हैं। आपने समीकरण बनाना पहले भी सीखा होगा और उसी की हम पुनरावृत्ति करेंगे। चलो देखते हैं कि कुछ हिरणों और कुछ सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या 180 है। अब इससे हमको एक समीकरण बनाना है। मान लो हिरणों की संख्या हम व्यक्त करें, इसको x से व्यक्त करते हैं, और सारस पक्षी की जो संख्या है उसको हम व्यक्त करते हैं y से। तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि कुछ हिरणों और सारस पक्षी के पैरों की संख्या। तो पैर कितने होते हैं, हिरण के कितने पैर होते हैं, तो होता है जितने हिरण रहेंगे उसके 4 गुना पैर होंगे, क्योंकि एक हिरण में 4 पैर होते हैं। और पक्षी सारस है तो उसमें पक्षी में 2 पैर होते हैं, तो 2y। अगर इन सब को जोड़ा जाता है तो उसकी संख्या कितना है, 180 हो जाती है। ये इस प्रकार से हो जाता है। तो ये हमारा एक समीकरण बन जाता है। एक दूसरा उदाहरण है कि एक कॉपी और 2 पेंसिल की कीमत 45 रुपये है। अगर मैं कॉपी की कीमत मान लेते हैं x, और वैसे ही पेंसिल की कीमत मान लेते हैं y, तो प्रश्न के अनुसार समीकरण बनता है एक कॉपी मतलब x और 2 पेंसिल तो 2y। एक कॉपी की कीमत x रुपये हो गया और 2 पेंसिल तो 2y, दोनों को जोड़ते हैं तो कुल कितने रुपये हो जाता है, 45 रुपये है। तो ये हमारा समीकरण बन जाता है। अब इन दोनों समीकरणों को आप देखते हैं तो इन दोनों समीकरणों को हल निकालना आसान नहीं है। अगर जब तक दूसरा शर्त ना बताया जाए इन समीकरणों को हल करना आसान नहीं होता है। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है युगपत समीकरण की। तो उसकी आवश्यकता पर अभी हमने चर्चा किया कि एक ही समीकरण से इसका हल निकालना कठिन कार्य है, क्योंकि इसमें x के भिन्न भिन्न मानों के लिए इसमें y के भिन्न भिन्न मान निकलते हैं। तो कोई एक हल हमको चाहिए होता है पेंसिल की कीमत या फिर कॉपी कीमत के लिए। तो अब चलते हैं हम युगपत समीकरण और उसको कैसे हल करते हैं। तो इससे पहले हमने देखा कि युगपत समीकरण में क्या होता है, हमें दो समीकरणों का एक ग्रुप मिलता है और उन दोनों समीकरणों को हमको हल करना होता है। वहाँ से अज्ञात राशि x और y का मान ज्ञात करना होता है। तो युगपत समीकरण को हल करने की कितनी विधियाँ होती हैं, तो आपके जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार यहाँ पर 3 विधियों की चर्चा की गई है। तो मैं लेता हूँ पहला आलेखी विधि, दूसरा विधि है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा विधि होता है विलोपन विधि। तो हम इन विधियों पर क्रमशः एक एक उदाहरण लेकर के चर्चा करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये जो उदाहरण है उससे आपको पूरा
पाठ्यक्रम के सभी प्रश्न इनको अगर आप समझ लेते हैं तो हल करने में बहुत ही आसानी होगी। तो पहला देखिए, आलेखी विधि के लिए मैंने एक उदाहरण लिया है कि x + y = 10 और y = x + 4। ये दो समीकरण दिख रहे हैं और ये क्या कहलाते हैं? युगपत समीकरण। यहाँ दो चर भी हैं और रैखिक भी हैं। तो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, आलेखी विधि में हमको ग्राफ बनाना होता है। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले दोनों समीकरणों के लिए अलग अलग सारणी बनाते हैं। तो पहले समीकरण को देखिए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y = x को पक्षांतरित करें तो 10 - x, और दूसरा समीकरण तो y वाला पहले से है ही, तो इसको और बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हम दो सारणियाँ बनाएंगे। y = 10 - x जो पहला समीकरण है उसके अनुसार कैसे सारणी बनेगा, तो देखिए इसमें x के अपने जो मान है स्वेच्छा से रख सकते हैं। जैसे x के मान मान लीजिए मैं 0 रखता हूँ, यहाँ पर 0 रख दिया तो क्या बचेगा? सिर्फ 10। तो y का मान क्या आ जाएगा? 10। मान लीजिए x का मान 1 रखेंगे यहाँ पर, तो 10 - 1 मतलब y का मान 9 आएगा। अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो 8 आएगा, 3 रखेंगे तो 7, 4 रखने पर 6 और 5 यहाँ पर रख दिया जाए तो 10 - 5 5। तो ये जो मान हमने लिया x का मान स्वेच्छा से लिया और उसके अनुसार y की क्या मान मिले उसको यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ऐसी ही सारणी 2 में x और y। तो सारणी 2 कैसे बन रहा है? ये जो दूसरा समीकरण दिया है उससे दूसरी सारणी बना रहे हैं। तो इसमें भी मैं वही मान ले लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5, चाहे तो और भी हम ले सकते हैं। तो इतने से हमको एक रेखा बन जाएगा, ज़्यादा मान नहीं लेते हैं। तो 0 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 1 रखेंगे तो 5, 2 रखेंगे तो 6, 3 रखेंगे 3 + 4 तो 7 आएगा, 4 रखेंगे तो 4 + 4 8 और 5 रखेंगे तो 5 + 4 5 + 4 तो हो जाएगा 9। तो ये सारणी कैसे बनता है समझ में आ गया होगा। एक से विभिन्न मान जो है समीकरण में रखते जाइए और y का मान मिलता जाएगा। ऐसे ही दोनों समीकरणों के माध्यम से दो सारणियाँ प्राप्त करते हैं और प्रत्येक सारणी से हमको एक एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो वो जो सरल रेखा किस टाइप की है उसके अनुसार से समीकरण का हल हमको पता चलता है। तो चलिए अब हम चलते हैं सारणी के आधार पर ग्राफ पर। तो ग्राफ में देखते हैं कि इसका हल क्या होगा। प्रश्न दिए गए दोनों समीकरणों के संगत यहाँ दो सारणियाँ बनाई गई है, सारणी 1 और सारणी 2। इन दोनों सारणियों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने एक से विभिन्न मान के संगत y के मान प्राप्त किए हैं। इसमें y = देख सकते हैं, पहला y = 10 - x लिखा है, तो x के स्थान पर 1 2 3 इस प्रकार से मान रखने पर y के संगत मान यहाँ पर लिखे गए हैं। इसी प्रकार सारणी 2 में जो है वो समीकरण y = 4x + 4, इसके लिए सारणी दी गई है। अब इन सारणियों के आधार पर हम ग्राफ कैसे खींचे हैं और उसका क्या मतलब निकल रहा है उस पर चर्चा करते हैं। इस रेखा में देखिए ये वाली, इसमें जो सारणी के जो मान है एक से विभिन्न मान के संगत y के मान, तो इसमें जब x = 1 है तो y = 9 है। ये यहाँ पर का बिंदु हो गया। ये x = 2 और y = 8 के लिए है। 3 = 7 तो यहाँ पर दिया गया है। और उसी प्रकार से 4 वाले पॉइंट को यहाँ पर दर्शाया नहीं गया है, लेकिन वो कहाँ पर होता, 4 और 6 वाला पॉइंट ये। और ऐसे करते हुए इन बिंदुओं को मिलाते हुए ये जो रेखा खींचा गया है, तो ये पहले समीकरण को व्यक्त करने वाली रेखा x + y = 10 के लिए हो गया। अब इसी प्रकार से समीकरण y = x + 4 के लिए एक रेखा है। इसमें x का मान 0 रखें तो y का मान 4 मिलेगा, तो वहाँ वो वाला पॉइंट ये हो दिया गया है। x = 1 के लिए y = 5 ये वाला दिया गया है मान। और ऐसे करते हुए x = 4 के लिए, x = 3 के लिए ये सब मान यहाँ पर दिए गए हैं। उन सारे बिंदुओं को मिलाते हुए इस प्रकार से रेखा खींच दी गई है। अब ये जो खींची गई रेखाएं हैं तो कहाँ पर एक दूसरे को मिलती है, देख सकते हैं 3 7। तो 3 7 अर्थात x की ओर से 3 और y की ओर से 7 वाला पॉइंट पर दोनों एक दूसरे काटते हैं। तो ये जो समीकरण अभी देखा उसमें x = 3 और y = 7, यही जो दिए गए समीकरण है उसका हल हो जाएगा। ऐसे ग्राफी विधि में हमको दो सरल रेखाएं मिलेंगी और दोनों जिस बिंदु पर काटेंगे, एक बिंदु पर काट रहे हैं तो वो जो बिंदु होगा उसका x निर्देशांक और y निर्देशांक ही x और y के हल होते हैं। यदि दोनों रेखाएं काट रही हैं तो एक हल होता है। यदि कहीं पर भी ना काटे, कभी कभी रेखाएं समांतर हो जाती हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं पर नहीं काटेंगे तो दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होता। और यदि
सभी दोनों ही रेखाएं मान जाए एक के ऊपर एक माने एक दूसरे के संपाती हो जाएं तो एक से ज़्यादा बिंदु पर काटेंगे। ऐसी स्थिति में उसमें हल की जो संख्या है अनंत हो जाती है। तो आपने ग्राफ में देखा कि समीकरण निकाय जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, जो बिंदु है 3 और 7। तो निर्देशांक पद्धति के अनुसार ये x का मान होगा और ये y का मान। तो x बराबर उत्तर हमारा आता है 3 और y बराबर प्राप्त हुआ 7। ये जो है इस समीकरण निकाय के जो अज्ञात चर थे x और y के मान है या फिर समीकरण के हल हो जाएंगे। अब वो जो रेखाएं मिलती हैं उनका क्या क्या गुणधर्म होता है उस पर चर्चा कर लेते हैं, उससे क्या निष्कर्ष निकलता है उस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है कि आलेखी विधि में प्राप्त रेखाओं से क्या निष्कर्ष निकलता है। यदि हमने ग्राफ खींचा और दो समीकरण है तो दो रेखाएं जरूर मिलेंगी। तो दोनों रेखाओं में यदि एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो समझ जाना है, जैसे इसके पहले वाले उदाहरण में हुआ कि दोनों रेखाएं कहाँ पर प्रतिच्छेद किया, 3, 7 पर प्रतिच्छेद किया। तो इसका मतलब है कि एक अद्वितीय हल है, माने 3 और 7 x बराबर 3 और y बराबर 7 को छोड़कर कोई और दूसरा हल या उत्तर इस समीकरण को हल करने से प्राप्त नहीं होगा। यदि दोनों रेखाएं समांतर हो जाती, मान जाए दोनों रेखाएं क्या हो जाए, दोनों समीकरण से प्राप्त रेखाएं कैसे भी हो या इस तरह से भी हो सकता है, तो समांतर हो जाए तो इसका मतलब यह कि एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेगा या दोनों समीकरणों के लिए कोई भी ऐसा मान नहीं मिलेगा जिससे दोनों समीकरण क्या हो जाते हैं, पूरे पूरे संतुष्ट होते हों। तो ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता है। तीसरी स्थिति ऐसी हो सकती है कि दोनों रेखाएं संपाती हो। कुछ समीकरण ऐसे भी होते हैं कि जिसमें एक रेखा हमको मिला ग्राफ खींचने पर और दूसरी रेखा भी हमको ठीक उसी के ऊपर में ही हमको प्राप्त हो जाता है। तो दोनों रेखाएं क्या है, संपाती है। संपाती माने एक रेखा के ऊपर में दूसरी रेखा हमको मिल जाए तो उसको संपाती रेखाएं कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक रेखा दूसरी रेखा को हर एक बिंदु पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है या फिर प्रतिच्छेद कर रहा है, उसको काट रहा है। तो ऐसी स्थिति में हल की जो संख्या है वो हो जाती है अनंत, बहुत सारे हल हो जाते हैं। तो ये है आलेखी विधि का और उससे प्राप्त होने वाली रेखाओं और उससे निकलने वाले निष्कर्ष के बारे में। अब युगपत समीकरण हल करने की दो अन्य विधियों पर चर्चा करते हैं। अब दूसरी विधि पर आते हैं, प्रतिस्थापन विधि। और उसको समझने के लिए मैंने एक प्रश्न लिया है, उसको पहले पढ़ देता हूँ कि एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं जिनके कुल 35 सिर, दोनों मिलाकर 35 सिर हैं और 98 पैर हैं। तब पक्षियों व खरगोश की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेता हूं मैं पक्षियों की संख्या मान ली जाए x है और खरगोश की संख्या उसको हमने मान लिया y, क्योंकि हमने माना इसको मान लो, लिख देता हूं, इस प्रकार से मान लेंगे। फिर इनसे समीकरण बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में कहा है कि जिनके कुल सिर, मतलब पक्षी का सिर और खरगोश का सिर, तो दोनों का एक एक सिर ही होता है। तो पहला जो शर्त है, प्रथम शर्त, उसके अनुसार क्या होगा कि उनके जो सिर हैं, जितने पक्षी हैं और जितने खरगोश हैं, उनके सिर को यदि जोड़ा जाए उसकी संख्या को तो प्राप्त होता है 35। ये समीकरण 1। और ऐसे ही द्वितीय शर्त हमको दिया गया होता है, तो शर्त पहचानना है। तथा 98 पैर हैं। तो अब देखिए पक्षियों के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो एक पक्षी में 2 पैर होते हैं। अभी पक्षियों की संख्या x है तो पैरों की संख्या 2x हो जाएगी, 2x प्लस खरगोश के कितने पैर होते हैं, 4, तो ये हो जाएगा 4y। 2 पैर पक्षियों के और 4 पैर खरगोश के होते हैं। तो जितने खरगोश उसका 4 गुना, पक्षियों का 2 गुना, उन दोनों का जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं, कुल पैरों की संख्या 98 हो जाती है। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, इसका बेसिक पॉइंट है कि किसी एक समीकरण से आप एक चर को दूसरे में प्रतिस्थापित कर दीजिए। जैसे समीकरण 1 से मैं y का मान निकाल लेता हूँ। y बराबर यदि इसमें पक्षांतरण करते हैं तो 35 माइनस एक्स लिख सकते हैं। y को 35 माइनस एक्स, ये पक्षांतर होकर इधर आ जाएगा। अब यही जो y का मान है समीकरण 1 से, जो y का मान है उसको समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से y का मान 2 में प्रतिस्थापित
करने पर। तो देख सकते हैं इसका नाम ही है प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन हो रहा है। तो चलिए इसमें लिखा था 2x प्लस 4 और y का मान है 35 माइनस x इक्वल 98। ये इस प्रकार से समीकरण बदल गया। अब नेक्स्ट स्टेप होगा 2x प्लस ब्रैकेट हटाते हैं तो 35 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 140, 4 पंचे 20 बचा 2 और 4 3 12 2 14, ऋण 4 और 1 से गुणा 4x हो जाएगा 4x इक्वल टू 98। यदि केवल 2x माइनस 4x इस 140 को पक्षांतर करते हैं तो 98 ऋण 140। यदि केवल इसमें देखिए 2x में से 4x जाएगा तो माइनस 2x बचेगा इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए 98 में से 140 घटा देते हैं, कितना 42। इस प्रकार से हमने लिख लिया। यदि केवल हल करने पर x इक्वल टू ये -2 जो है इसको दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो इसके साथ गुणा है तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो बटा में चला जाएगा, भाग में 42 ऋण 42 बटा ऋण 2। तो कटाने इसको कटा देते हैं, ऋण कट जाएगा। अब कटाएंगे 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 एकम 2, x इक्वल टू 21। और x क्या था, ये था पक्षियों की संख्या। पक्षियों की संख्या हमको पता चल गया वो है 21। अब किसकी संख्या निकालना है, दूसरा खरगोश की संख्या। तो उसके लिए हम किसी भी जो 2 समीकरण थे उसमें किसी में भी इसका मान रख सकते हैं। जैसे समीकरण हमारा था पहला, समीकरण 1 से 1 में क्या था, y इक्वल टू 35 माइनस एक्स, इसमें x का मान रख देते हैं, y इक्वल टू 35 माइनस 21, तो y इक्वल टू 5 माइनस 1 4, 3 माइनस 2 1, 14। मतलब ये किसकी संख्या हो गई, खरगोश की संख्या, खरगोशों की संख्या। युगपत समीकरण हल करने की तीसरी विधि विलोपन विधि को हम देखते हैं। इससे कैसे हम चरों x और y के मान ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक प्रश्न लिया है, देखिए निम्नलिखित समीकरण निकाय में चरों के मान ज्ञात कीजिए। 2x माइनस 5y इक्वल टू -8 पहला समीकरण लिया गया है, और दूसरा समीकरण है x माइनस 4y इक्वल टू -7। इन दोनों समीकरण को हल करना है और x और y के मान ज्ञात करना है। आपको उदाहरण में और भी बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे जिसमें आपको स्वयं समीकरण बनाना होगा और उसके बाद हल करना होगा। तो समीकरण बनाना हमने सीख लिया है और समीकरण बनाने के बाद में हल करने की विधियां हैं। तो इसमें पहला जो विधि था हमने पढ़ा आलेखी विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि और तीसरा विलोपन विधि। तीनों में किसी से भी हल करें उत्तर वही रहता है। तो जो भी विधि आपको सरल लगे उससे हल कीजिए। तो इस विधि में क्या करते हैं हम, x और y दो चर हैं, इसमें से किसी एक को विलोपित कर देते हैं, हटा देते हैं। तो हटाएंगे कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए 2x लिखा है, हम यहाँ पर 2x ले आते हैं और फिर उसको घटा दें तो भी कट जाएगा, या हम y और ये जो y दिख रहा है उनके गुणांकों को बराबर कर देते हैं तो भी क्या होगा, y गुणांक बराबर होगा, फिर उसका जोड़ने या घटाने पर वो कैंसिल हो जाता है, एक चर उसमें से विलोपित हो जाता है। चलिए मैं इसमें देखिए छोटा अंक है 2, x का गुणांक, तो उसमें 2 को ये वाला से 2 है तो यहाँ भी 2 ले आता हूँ और विलोपित कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये मान लीजिए समीकरण 1 और ये 2 होता, तो इस समीकरण 2 में कितने गुणा करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 का गुणा करने पर समीकरण 2 में 2 गुणा करते हैं तो पहले मैं समीकरण 1 को लिख देता हूँ, 2x ऋण 5y बराबर ऋण 8, ये हमारा समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण हो जाएगा 2 गुणा करेंगे तो 2x ऋण 4 दूने 8y बराबर 7 दूने ऋण 14। समीकरण इस प्रकार से हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 इस प्रकार से परिवर्तित हो गया, 2 गुना हो गया, 2x हो गया, ये ऋण 8y हो गया और ये ऋण 14। अब इसको क्या करें, कैसे में ये हटेगा, तो इसको घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, ऋण है वो धन हो जाएगा
और ये भी ऋण है वो धन हो जाएगा। तो ये धन 2x से ऋण 2x एक कट जाएगा। फिर ये धन 8y है और ऋण 5y है, तो 8 में से 5 कम करेंगे तो 3y बचेगा या 3y, और 14 में से 8 गया तो बच जाएगा 6 या 6। तो y इक्वल टू 6/3, ये 3 इधर आ जाएगा, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना मिलता है हमको 2। इसलिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 से आप एक यहाँ पर y का मान मिल गया, आप समीकरण 1 में रखो या 2 में, किसी में मान रखो, उत्तर वही आएगा। तो समीकरण जैसे मैंने 1 में रखा, आप चाहें तो 2 में भी रख सकते थे। चलिए 1 लिख लिया हूँ, तो 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 इंटू वाई का मान है 2 इक्वल टू -8, 2x माइनस 5 इंटू 2 तो 10 हो जाएगा इक्वल टू -8। यदि केवल 2x इसको पक्षांतर करें तो -8 प्लस 10, तो 2x इक्वल टू 10 माइनस 8 बचेगा 2, या x इक्वल टू 2/2, 2 से 2 को भाग देंगे तो आएगा 1। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा उत्तर प्राप्त होता है। चरों के जो मान मिला वो है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। तो ये है विलोपन विधि। विलोपन विधि का सारांश है कि इसमें x या फिर y दोनों में से किसी एक चर को हम बराबर गुणांक ले करके फिर जोड़ या घटा करके उसको विलोपित कर देते हैं। अब हम समीकरण के अवलोकन द्वारा पता लगा सकते हैं कि कौन से समीकरण में हल निकलेगा, किस में हल नहीं निकलेगा, किस में बहुत सारे हल हो सकते हैं। जैसे कि आलेखी विधि में था कि केवल एक ही हल होगा, या उस समीकरण का कोई हल ही नहीं निकलेगा, या उसमें बहुत सारे हल निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही अवलोकन से समीकरण निकाय का हल का पता लगाने के लिए यहाँ पर मैंने देखिए लिखा है कि युगपत समीकरण निकाय इसी टाइप का रहता है। x के कुछ गुणांक है, जैसे कि a1 है, दूसरा है y के गुणांक को हमने b1 ले लिया और अचर पद भी होता है उसमें, तो इक्वल टू c1, a1x प्लस b1y प्लस इक्वल टू c1, और 2 समीकरण है तो a2x प्लस b2y प्लस इक्वल टू c2, जहाँ a1 b1 या और a2 b2 क्या चीज़ है, क्रमशः x और y के गुणांक है, और c1 c2 जो अचर पद होते हैं वो हैं। तो इस समीकरण के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि कौन समीकरण का हल है या कौन से समीकरण का हल नहीं है। तो इसके लिए आपको कुछ संबंध याद रखने होंगे कि यदि a1 और a2, यहाँ से a1 और a2 प्राप्त करेंगे, उसका बटा कर देंगे या अनुपात करेंगे, और b1 b2 का अनुपात करेंगे, अगर वो बराबर नहीं है तो समझना है कि समीकरण का द्वितीय हल है, उसका उत्तर मिलेगा x और y का कुछ न कुछ उत्तर मिलेगा, और एक ही उत्तर मिलेगा, एक एक का, x इक्वल टू कोई एक उत्तर होगा, y इक्वल टू कोई एक उत्तर होगा। अगर a1 और a2 बराबर हो जाता है b1 b2 के, लेकिन c1 और c2 के बराबर नहीं है, ये देखिए c1 अनुपात c2 है, b1 अनुपात b2, a1 अनुपात a2, ऐसे अनुपात करने पर देखिए a1 अनुपात a2 बराबर हो जाएगा b1 अनुपात b2 के, लेकिन बराबर ना हो c1 अनुपात c2, यहाँ सब मिल जाएगा a1 b1 c1 जो है, तो उनको मान को रख करके देखेंगे। फिर अगर ऐसा हो जाता है संबंध तो कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। और तीसरी स्थिति यह हो सकती है कि सभी अनुपात बराबर हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में समझना है कि उस समीकरण के बहुत सारे हल होंगे। अब हम इनको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इस उदाहरण में देखिए कि हमने युगपत समीकरण लिया है और इसमें तुलना करते हैं। किससे तुलना करते हैं? a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, जो हमारा व्यापक युगपत समीकरण जैसा इसी टाइप का होता है, उसे तुलना करें तो x का गुणांक यहाँ पर है, x गुणांक है यहाँ पर a1 इक्वल टू 3 और a2 इक्वल टू है 4। इसी प्रकार से b1 और b2 5 और 2 है, c1 और c2 है, तो कितने हैं वो 12 और 5। अब यहाँ पर हमको चेक करना है कि ये जो अभी हमने संबंध देखा उसमें से कौन से संबंध को लागू होता है उसमें। तो अब देखिए a1 बटा a2 इक्वल टू क्या होगा 3 बटा 4, b1 बटा b2 तो क्या हो रहा है 5 बटा 2, c1 बटा c2, इस प्रकार से ज्ञात करते हैं तो 12 बटा 5। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि a1 बटा a2 का जो मान है, ये इस अनुपात का जो मान है 3 बटा 4 है, इसमें 5 बटा 2 आया, तो दोनों बराबर नहीं आए। a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, या b1 b2 का अनुपात जो है
वो A2 के अनुपात के बराबर नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि समीकरण का एक अद्वितीय हल है, समीकरण का एक अद्वितीय हल है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम उसको हल करेंगे तो कुछ न कुछ उसमें x के मान और y के मान एक एक मान जरूर मिलेंगे। इस उदाहरण में मैंने A1 अनुपात A2 जो अनुपात है उसको पहले से ज्ञात कर लिए हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि इनका जो अनुपात 5/15 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 5 15 A1/A2 या A1 और A2 का अनुपात है 1/3। ऐसी ही B1/B2, इनका अनुपात 3 3 3 3 9, इसका भी अनुपात 1/3 है। और C1 अनुपात C2, इसमें देखिए 3 चौक 12 3 पंचे 15 4/5। तो इसमें हमको क्या संबंध मिल रहा है कि A1/A2 इक्वल टू है B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इस समीकरण का कोई भी हल नहीं है, समीकरण का कोई हल नहीं है। और आलेखीय विधि में कहते तो ऐसी स्थिति में हमको अगर आप बना के देखेंगे तो समांतर रेखाएं मिलेंगी इस समीकरण को बनाने से। एग्जाम्पल 3 में देखिए मैंने लिख दिया A1/A2 B1/B2 C1/C2। इसमें मान क्या प्राप्त हो रहा है, A1/A2 इक्वल 15 × 15 15 चौक 60 1/4। B1/B2 तो इसमें क्या मिला 3 × 3 3 चौक 12 और अंश और हर में ऋण है तो उसका मान चिन्ह जो आएगा धन में आएगा। इसमें भी आया 1/4। C1/C2 तो यहाँ भी 14 × 14 14 चौक 56 1/4। तो सभी बराबर आ रहे हैं। A1/A2 इक्वल टू आया B1/B2 इक्वल C1/C2। इसका मतलब ये निकलता है कि समीकरण के अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। ये हमें समीकरण निष्कर्ष निकलता है। अगर हम इसका ग्राफ खींचते तो हमको क्या मिलता, एक रेखा के ऊपर में ही दूसरी रेखा मिलता। रेखाएं क्या हो जाती, समपाती, समपाती रेखाएं मिलता। दो रेखाएं अगर हम खींचते तो अभी तक हमने कोई समीकरण दिया रहता था तो उसमें जो अचर ज्ञात है उसको निकालते थे। अब समीकरण ऐसा भी हो सकता है कि उसमें चर तो दिए ही हैं, इसके अलावा कोई अज्ञात राशि दिया हो तो उसका मान कैसे ज्ञात करें। जैसे इसमें k है, एक अज्ञात राशि है, उसका मान ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक उदाहरण लिया है कि k के किस मान के लिए दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। यहाँ क्वेश्चन किया गया है कि k का मान क्या रखें कि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल हो जाए, मानी कि उसका कुछ न कुछ उत्तर मिल जाए। तो अद्वितीय हल का प्रतिबंध, अद्वितीय हल होने के लिए क्या प्रतिबंध होता है, जानते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, माने कि x के जो गुणांकों का अनुपात है और y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं होना चाहिए, ये हमारा प्रतिबंध है। तो वही कहा है कि k किस मान के लिए दिए गए समीकरण के निकाय का अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल का प्रतिबंध जो होता है उसमें हम मान को रखते हैं। तो इस स्थिति में 1/3 किसके बराबर नहीं होना चाहिए, -k/2 के बराबर नहीं होना चाहिए। या इसको सरल करने पर 2 इधर ले आते हैं तो 2/3 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, -k के। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि k बराबर नहीं होना चाहिए किसके, -2/3। अगर k, यही इसका प्रतिबंध है कि k का मान 2/3 को छोड़ के कोई भी मान हो, k का मान 2/3 को छोड़ देते हैं, इसके बराबर बस नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ के कोई भी मान रखें तो समीकरण का जो हल होगा वो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो इससे हम k का मान पता चल गया। k का मान क्या है, 2/3 को छोड़ के कोई भी मान, यही इसका आंसर हो जाएगा। अभी तक हमने कथन को समीकरण में बदला है। अब यदि समीकरण दिया हो तो उसको कथन या शब्दों में कैसे लिखेंगे उसको देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। एक उदाहरण यहाँ पर दिया है कि x - 1/y इक्वल टू 1/2 और दूसरा समीकरण है x/y + 3 इक्वल टू 3/2। तो ये इस प्रकार की उपज समीकरण है, इसको हमको प्रश्न बनाना है। समझिए कि किस प्रकार से प्रश्न बनेगा या कथन बनेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए x/y एक भिन्न रूप में है, दोनों ही दिख रहा है भिन्न रूप में। तो हम प्रश्न इस प्रकार से या फिर कथन इस प्रकार से बना सकते हैं कि किसी भिन्न के
अंश में क्या घटा दिया है, 1 घटाया है कि अंश में 1 घटाने पर 1/2 हो जाता है। देख सकते हैं कि भिन्न x बटा y माना रहता है, तो अंश में से 1 घटाया तो भिन्न का मान क्या हो गया, 1/2 हो जाता है। और भिन्न के हर में 3 जोड़ने पर भिन्न 3/2 हो जाता है। अब इसको शॉर्ट में लिख सकते थे कि किसी भिन्न के अंश में 1 घटाने पर वह 1/2, परंतु उसके हर में 3 जोड़ने पर वह 3/2 हो जाता है, तो भिन्न क्या होगा, ऐसा उससे प्रश्न बन सकता था। इस तरह से समीकरण को हम कथन बना करके लिख सकते हैं। तो हमारा जो अध्याय 2 का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है और हमने उसमें सारी विधियों और जो भी प्रमुख बिंदु हैं उन सभी पर चर्चा किया हुआ है। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन पास में दिया है, उसको दबाइए। और 10वीं कक्षा के और वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल का बटन प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन से ऑल का बटन रहता है, वहाँ प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम 10वीं का वीडियो डालें तो आपको तुरंत उसमें नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, धन्यवाद।